नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, हमारे साथ प्रारब्ध के इस मंच के सम्मानित अतिथि वक्ता सतीश चंद्र मिश्रा सर एक बार फिर हैं। सतीश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, सारे दर्शकों को भी नमस्कार। सर, बात उत्तर प्रदेश की हो और मामला चुनावी हो, खैर उत्तर प्रदेश की बात बिना चुनाव के हो या चुनाव के साथ हो, अपने आप में विशेष रहता है। लेकिन 10 सीटों पर उपचुनाव, और अब स्थिति यह है कि कहीं पर्चा भरा जाने वाला है, कहीं पर्चा भरा जा रहा है, कहीं से तैयार हो रहे हैं, कैंडिडेट अनाउंस हो रहे हैं। और ऐसे में 10 सीटों पर सर, समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से अपने कदमों पर झुका लिया है कांग्रेस को। कहां तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, कितनों पर नहीं लड़ेगी। अंततः अब प्रचारित ये किया जा रहा है कांग्रेसी इको सिस्टम या इंडी गठबंधन का जो इको सिस्टम है कि साहब राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया, और अभी तक तो मोदी जी से लड़ रहे थे, अब योगी जी से लड़ने के लिए इतना बड़ा दिल दिखा दिया कि एक भी सीट नहीं लड़ने के लिए तैयार हैं। अब यहां तक मामला आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने 7 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, 2 और बचे हैं। मुझे लग रहा है कि जब तक ये वीडियो दर्शकों तक पहुंचेगा तब तक वो सीटें भी अनाउंस हो जाएंगी या अनाउंस होने वाली होंगी। सर, उधर महाराष्ट्र में अगर आप देखिए तो 85-85-85 का फार्मूला है। यानी कांग्रेस जो है वो एकदम एक पंगत में आके खड़ी हो गई है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, यानी 2 रीजनल पार्टियां, और यहां कांग्रेस। सर ये बताएं, 99 सीट को अपनी बड़ी जीत मान के जो कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में उभरी सो कॉल्ड तरीके से, उसका यह औकातीकरण हो गया। एक और बड़ी चीज हुई है सर, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और संघ प्रमुख, इन दोनों की मुलाकात हुई है मथुरा से। और मथुरा से जो तस्वीर सामने आई है वो ये है कि न सिर्फ 10 उपचुनाव 10 सीटों के, बल्कि 2027 के संपूर्ण जो पूर्णकालिक विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश के, उसको लेके संघ ने एक रणनीति अपने तरीके से बनाई है उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर से योगी आदित्यनाथ के साथ। इससे पहले एक र्यूमर ये उड़ाया गया सर, जब लगभग 26 घंटे मोहन भागवत जी गोरखपुर में थे, एक ऐसा संयोग आया था, और योगी आदित्यनाथ का गृहनगर है, वहां योगी आदित्यनाथ भी थे उन 26 घंटे। लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। अब मुलाकात होनी भी थी कि नहीं होनी थी, ये किसी को नहीं पता। ऐसे में संघ का बदलता एक मामला उत्तर प्रदेश को लेके, मुख्यमंत्री को लेके और चुनाव के नजरिए से, क्या कहेंगे आप 10 सीटों के बहाने 2027 के विधानसभा चुनाव? क्योंकि सर सच तो यह है कि इन 10 सीटों के उपचुनाव से किसी राजनीतिक दल को या सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिवाय विपक्ष के। सर अवनीश जी, आपके सवाल 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है कांग्रेस वाला और दूसरा है मोहन भागवत और योगी की मुलाकात, ये 2 हैं। तो पहले मैं जरा पहले पार्ट पे आता हूँ। तो वो जो आपने कांग्रेस का बताया कि उसने जो 2 सीटें अखिलेश यादव ने दी थी उनको भी उसने छोड़ दिया, और 9 की 9 सीटों पर अब सपा लड़ रही है। सपा ने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि भाजपा ने भी 9 उम्मीदवार घोषित कर दिए। जो बाकी बची 2 सीटें थी उन पर भी उनके उम्मीदवार आ गए। तो अब 9 पे 9 दोनों आमने सामने हैं और एक पर एक दोनों का मुकाबला हो रहा है। कहीं पर भी कोई गठबंधन दल नहीं लड़ रहा। कांग्रेस ने जो किया है यहाँ अभी उपचुनाव के दौरान, तो कांग्रेस एक तरह से ये समझिए कि कितना ज्यादा भय उसको नरेंद्र मोदी का है। और उसके बाद अगर दुनिया में किसी अगर व्यक्तिगत नेता की बात करिए भाजपा के, तो वो मोदी के बाद अगर किसी का भय उसके ऊपर हावी है तो वो है योगी आदित्यनाथ। और वो किस कदर हावी है इससे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस जो है वो सती होने को तैयार हो गई। अब वो सती हो रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में उसकी वापसी तो होनी नहीं। मैं शायद आप ही के कार्यक्रम में कहा था, कहीं मनीष जी कार्यक्रम में कहा था कि ये कांग्रेस का एक इतिहास है। और मैं कहूंगा आप उठाकर देख लीजिए, एक अपवाद आया है साल 1.5 साल का, वो जो मध्य प्रदेश में आया था कि कांग्रेस जिस प्रदेश से लगातार 2 बार हारी, सत्ता से बाहर रही, फिर वो पलट कर वहां कभी नहीं आई। और ये पूरा आप यूपी और बिहार जो 2 बड़े जिले प्रदेश हैं उनका इतिहास आप देख सकते हैं। और कायदे से मध्य प्रदेश भी उसी काम को दोहरा रहा है। वो बीच में एक धोखा हो गया था साल 1.5 साल के लिए कमलनाथ की जब सरकार बनी,
अन्यथा उसको मैं अपवाद मानता हूं। और कांग्रेस जिस प्रदेश से 2 बार लगातार हार के बाहर हुई, उसके बाद वो पलट के कभी सत्ता में नहीं आई, तो यहाँ पे कांग्रेस मान चुकी है। यहाँ तो 89 से बाहर है वो सत्ता के, ये गौर करिए। यानी आज 35 साल हो गए, तो 35 साल में लड़का जवान हो जाता है, जो जिसका जन्म हुआ होगा उस समय, वो आज जवान हो चुका होगा। तो 35 साल से वो यहाँ बनवास काट रही है। तो अब कांग्रेस ने कहा कि लड़ना तो छोड़ो, अब वो सती हो गई कि जाओ 2 भी हम नहीं लड़ेंगे, तुम ही लड़ लो। और जरा इसका अगर हो तो वीडियो लगा दीजिएगा इसके बाद में, कि याद करिए अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष था अजय राय, जो कह रहा था कि हम 10 में से 5 हम लड़ेंगे, 5 सपा लड़ेंगे, और बड़े अहंकार के साथ वो कह रहा था। उसका वीडियो भी चला, अखबारों में भी खबर छपी, लेकिन वो 5 लड़ने की जो आदमी बात कर रहे थे, आज एको सीट पे वो नहीं लड़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? ये अखिलेश यादव का एक दबाव वो नहीं झेल पाए। अभी हफ्ता भर पहले अखिलेश यादव जिस समय बंबई गए थे, वहां पे अखिलेश यादव ने 12 सीटों की डिमांड कर दी थी, 7 प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए थे। तो मैंने तब भी कहा था कि ये समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। बंबई की जो 2 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वहां पे वो जीत जाते हैं। जैसे अबू आदमी एक जीत जाता है, एक आध सीट और है, कि 2 सीटों के अलावा इनका कोई मतलब नहीं। लेकिन अखिलेश ने यहाँ पर आकर 12 सीटों के लड़ने की घोषणा करके और 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके, ये एक तरह से कांग्रेस पर दबाव है कि अगर तुम हमको यूपी में फ्री हैंड नहीं दोगे तो हम तुमको यहाँ डिस्टर्ब करेंगे। और वो अखिलेश यादव को वो दांव बढ़िया लग चला। कांग्रेस के हाथ पांव फूले, कांग्रेस ने कहा अब तुम ही लड़ लो। तो यहाँ पे कांग्रेस एक तरह से सरेंडर हो चुकी। तो वो जो राहुल गांधी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था 4 जून लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद, वो उसका सच अभी सामने आ गया। मैं तो कहता हूँ जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कल या परसों एनडीटीवी वर्ल्ड जो चैनल का उद्घाटन किया है, उसमें उन्होंने अपने 125 दिनों के जो पहले उनकी तीसरी पारी के 125 दिनों की शुरुआत है, उसका उन्होंने लेखा जोखा दिया था अपने कार्यक्रमों को लेकर, कार्यक्रमों और योजनाओं को लेकर। तो उसमें उन्होंने देश ने 125 दिनों के अंदर क्या किया, वो जो लेखा जोखा दिया, तो ऐतिहासिक लेखा जोखा था। लेकिन उसके साथ एक उनको राजनीतिक लेखा जोखा भी देना चाहिए था कि 2004 जून 2004 के बाद जो है, जो बौराए थे विरोधी, 125 दिन के अंदर ही पूरी तरह ढेर हो गए। एकदम चारों खाने चित्त नजर आ रहे हैं। जो तथाकथित इंडी गैंग जिसका बड़ा नगाड़ा पीट रहे थे 233 सीटें का मोदी बड़ा कमजोर हो गया। तो 125 दिन के अंदर आज जो परिणाम है अवनीश जी, वो जरा गौर करिए। केवल यूपी नहीं, यूपी क्योंकि हम आप यहाँ बैठे हम देख रहे हैं कि 2 सीटें थी वो भी नहीं दी अखिलेश ने, और राहुल गांधी ने खुद ही छोड़ दी कि तुम ही लड़ लो, हम नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे नहीं छोड़ दी। कोई राजनीति में आप अच्छे से जानते हैं कि राजनीति में कोई ऐसे दान नहीं देता। राजनीति में आदमी तब दान देता कि हमारे किए धरे कुछ होगा नहीं, हमारा कुछ यहाँ पे है नहीं, तो तुम ही लड़ लो। तो एक तरह से यहाँ तो खुद छोड़िए। लेकिन जो बंगाल है, अभी इन्हीं उपचुनाव से यूपी में केवल 10 सीटों पर चुनाव है। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 48 सीटों पर पूरे 14 राज्यों में हो रहे हैं। तो उनमें से 6 उपचुनाव बंगाल में भी होने थे। और बंगाल में जो बड़े इनके खास, सबसे ज्यादा खास कांग्रेस के जो एक गाना एक दूसरे गा रहे थे कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, वाला गाना ये गा रहे थे, वहां पर 6 सीटों में उपचुनाव है। और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। और जब कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार घोषित हो गए तो दूसरे दिन कांग्रेस ने अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए। यानी वहां पर आपस में एक दूसरे से अब ये लड़ेंगे, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ कर लड़ेंगे। और 6 की 6 सीटों पर ये स्थिति है। तो ममता बनर्जी को तो एक तरह से इन्होंने वॉकआउट दे ही दिया है। हाँ, भाजपा की भी वहां हो सकता है लॉटरी खुल जाए जब ये लड़ेंगे इस तरह से, हालांकि इनकी कोई हैसियत वहां नहीं है। तो यूपी अकेले नहीं, वो आप बंगाल में भी इनका वही जूते में दाल बट रही है जिसे कहना चाहिए। और यूपी में तो खैर इन्होंने सरेंडर हो गए। तो ये कांग्रेस अपने 125 दिनों का जो एक चाबी अब आई थी जून 2024 के चुनाव के बाद, वो नशा उतर चुका है। और अब नशे के बाद वो खुमारी है, वो भी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव वो भी तोड़ देगा। बहुत कुछ तो उस खुमारी को तोड़ दिया है अभी हरियाणा के चुनाव ने। और उसके बाद आप समझिए वो आखिरी उनका दांव है। और महाराष्ट्र का चुनाव अवनीश जी बड़ा महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का सर्वाइवल मुश्किल होगा। कांग्रेस में बहुत बुरी तरह से टूट होगी अगर वो परिणाम विपरीत जाता है और वहां पे एनडीए की सरकार दोबारा बनती है। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जहां पे कांग्रेस लगातार 2 बार सत्ता से बाहर रही, वहां से फिर वो कभी वापस नहीं आई है, उसका इतिहास रहा है। और वहां पे शरद पवार जो है वो भी आखिरी पारी है, 84 बरस का वो व्यक्ति हो चुका है। तो अगर वहां पे एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई तो अगली बार वो 90 बरस का होगा, तो किसी मतलब का नहीं है।
तो अब वहां के परिणाम की बात करिए तो यूपी में जो है, तो यूपी में कांग्रेस सती हुई है और कोई उसका राजनीतिक अर्थ निकालना बेकार की बात है, वो खत्म है। यहाँ पर एक तरह से उसने सब कुछ दे रखा है। और जो एक इतनी बड़ी ताकत यहाँ जिसको बताते थे कि उसकी नाक इंदिरा गांधी की तरह है, उसकी जुल्फ इंदिरा गांधी की तरह है, तो वो भी यूपी छोड़ के भागी है। तो यूपी से कई हजार किलोमीटर दूर वो वायनाड में जाके अब चुनाव लड़ रही थी, उसको वायनाड में राजनीति करना है। तो कांग्रेस ने पूरी मैदान यहाँ पे खाली छोड़ दिया है। और वो अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी या अन्य कोई विपक्षी पार्टी उस वैक्यूम को कितना भरती है या भाजपा कितना कब्जा करती है, अब रुचि का विषय केवल इतना है। और बाकी कांग्रेस का यहाँ कोई अस्तित्व खत्म। सर, इससे पहले कि योगी और भागवत जी के, यानी मेरा जो शुरुआत में मैंने आपके सामने दो बिंदु रखे थे, जिसपे आपने कहा कि दूसरे बिंदु पे हम बाद में आएंगे, निश्चित वहां पे हम बाद में चलेंगे, लेकिन इसी बिंदु को दो सप्लीमेंट्री सर, आपने जब ये 46 सीट जो उपचुनाव हैं जिसमें 10 उत्तर प्रदेश का भी शामिल है, आपने बंगाल की बात कही कि वहां पे कामरेडों ने उतार दिया तो कांग्रेस ने भी उतार दिया। सर, वायनाड में देखिए क्या हो रहा है। वायनाड में भी इन्हीं प्रियंका के खिलाफ, जैसे राहुल के खिलाफ कम्युनिस्टों ने उतारा था, वहां उतार दिया। और सर, वहां से एक तस्वीर आई है, और वो तस्वीर ऐसी है सर कि कांग्रेस का अध्यक्ष, सो कॉल्ड अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, चोरों की तरह, जैसे होता ना दर्शनाभिलाषी, एक शीशे की खिड़की से बाहर पर्चा दाखिल करते हुए प्रियंका वाड्रा को देख रहे हैं। ये तो हैसियत है कांग्रेस की सर, और उत्तर प्रदेश में हैसियत पता ही चल गई। ऐसे में सर, कांग्रेस क्या केवल अब ऐसा नहीं लग रहा है कि मुसलमानों की पार्टी हो गई है? अखिलेश यादव से ये पूरा समर्पण मुसलमानों के लिए कि मुसलमान एक ही है, वो वोट एक ही को करेगा, तुम बांट लो या हम बांट लें। यानी कि कांग्रेस ने अपने एलाइज के साथ, यानी अपने इंडी कुनबे को ये समझाना शुरू कर दिया है कि इस देश में 2 पार्टी सिस्टम चलेगा। एक मुसलमानों की पार्टी जो कि मैं हूं, राहुल गांधी, कांग्रेस, मेरे हरे झंडे के नीचे आ जाओ, और दूसरा हिंदुओं की पार्टी। क्या ये कॉन्सेप्ट अब राहुल खुल के नहीं खेल रहा है, जिसमें अखिलेश भी शामिल है और तमाम लोग शामिल हैं? मैं इस पे अभी आता हूँ। जो पहले आपने जिक्र किया मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो इसमें अवनीश जी, मेरा मानना है कि भाजपा राजनीति कर ही नहीं रही। वो बिल्कुल जैसे पूरी तरह से जो कहा जाता है कि योगी और मोदी के कंधों पर लदी हुई है भाजपा, तो ये बिल्कुल सत्य है। अन्यथा वो जो जिस क्लिपिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, जो आज पूरी बहुत बुरी तरह से वायरल है सोशल मीडिया पे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है अवनीश जी। कि ये सबसे पहले तो कि तुम एक दलित को कितना गिरा हुआ समझते हो, कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, उसके बावजूद तो मेरा तो मानना है कि क्योंकि वो दलित है इसलिए तुमने उसको अंदर नहीं आने दिया। अन्यथा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी जगह मौजूद है और वो कमरे के बाहर खड़ा है। और अगर आप उस पूरी क्लिप को देखिए, जो मेरे ख्याल से 15-20 सेकंड की क्लिप है, कि वो आदमी दराज से झांक रहा है, और वो जो आदमी जो उसको रोके हुए, जो उसको अंदर नहीं आने दे रहा, वो कचहरी का कोई कर्मचारी है या वहां का कोई बड़ा सड़क छाप कार्यकर्ता ही होगा। इसके अलावा कोई बड़ा अधिकारी नहीं है वो जो आदमी उसको रोके हुए है। तो एक तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत क्या है, और उसकी हैसियत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो दलित है। वो दलित है, और ये कांग्रेस परिवार कितनी गिरी निगाह से देखता है दलितों को, कितना उपेक्षित समझता है। ये बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, दलितों के अपमान का। मैं तो कह रहा हूं भाजपा राजनीति कर ही नहीं रही। भाजपा पता नहीं किस दुनिया में रह रही है। अन्यथा ये आज पूरे देश के अंदर ये मुद्दा होना चाहिए कि एक दलित का अपमान है, उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान है। और सबसे खास बात कि जो दलित का इन्होंने अध्यक्ष बना के ढिंढोरा पीटा था, कांग्रेस ने बड़ी सफलतापूर्वक ढिंढोरा पीटा। लेकिन आज उस क्लिप जो 10-15 मिनट की, 10-15 सेकंड की आ रही है, वो ये बता रही है कि इन्होंने उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पे तो बना दिया था, लेकिन आज भी दलित कांग्रेस के गांधी परिवार के लिए अछूत है, कांग्रेस के गांधी परिवार के लिए अशुभ है, क्योंकि वो उसको प्रियंका गांधी के नामांकन में कमरे में नहीं घुसने देना चाहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है जिसके तहत मल्लिकार्जुन खड़गे को कमरे के अंदर नहीं घुसने दिया? ये जरा बताए ये कांग्रेस, सफाई देख, सिवाय इसके कि वो आदमी दलित है। और वो दलित 50 साल का उसका जीवन है, कितना लंबा वो केंद्र में मंत्री रहा है, आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसके बावजूद जो गांधी परिवार का कोई अपना आयोजन होगा,
उनके परिवार का कोई आदमी चुनाव लड़ेगा तो कोई दलित कमरे में नहीं प्रवेश करेगा। तो ये मुद्दा है। अब ये भाजपा इसको बनाती है कि नहीं बनाती है। मैंने कहा ना कि भाजपा जैसे राजनीति कर ही नहीं रही है, भाजपा किसी और कुछ पे खेल रही है। उसको वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसको देखकर वो खुश हो रही है। कायदे से ये बड़ा मुद्दा है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, आप देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा किसी नेता को कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें मैं भाजपा को भी बराबर का दोषी मानता हूं कि किस तरह से ये मौके अपने चूकते हैं। अब जो दूसरा पार्ट था आपका, वो मनीष जी क्या था, एक बार बोलिए तो मुझे याद आ जाएगा। बिल्कुल सर, मैंने आपसे ये कहा था कि मुसलमानों का पार्टी बनने की होड़। हाँ, याद आ गया। तो वो तो उसका बड़ा नंगा और भूना प्रदर्शन। अभी वायनाड से प्रियंका गांधी ने वहां चुनाव लड़के, वो तो एक तरह से कांग्रेस संदेश दे ही रही है। एक अभी कल परसों क्लिप वायरल हुई है तेजस्वी यादव की, जिसमें वो कह रहा है कि मुसलमानों से तरफ अगर कोई आंख उठाकर दिखेगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। उस आदमी को शर्म नहीं आई कि अभी ऐसी कोई घटना फिलहाल मुसलमानों के साथ नहीं हुई, किसी ने कोई धमकी नहीं दी। मारपीट करना तो बड़ी दूर की बात है। एक तरह से वो आदमी जबरदस्ती आकर कूदा और इस तरह से पूरे हिंदुओं को धमकाने लगा, क्योंकि मुसलमान की तरफ आंख उठा के कौन देखेगा? अगर देखेगा तो वही आदमी देखेगा ना जो गैर मुस्लिम है, क्योंकि वो तो कह रहा है कि अगर मुसलमानों की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। अभी उस आदमी को शर्म नहीं आ रही कि अभी 3 दिन पहले, 3 दिन में नहीं, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले की बात है, जो कश्मीर के अंदर 6 बिहारी मार दिए गए। बिहार के मजदूर जो थे उनको मार दिया और मुसलमानों ने मारा, घोर सांप्रदायिक आधार पर मारा कि वो हिंदू मजदूर थे, कश्मीर में जाकर अपनी रोटी कमा रहे थे। लेकिन उसके लिए तेजस्वी यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यानी तो एक तरह से तेजस्वी यादव जो अपनी बाइट में नहीं बोला है, उसका दूसरा पार्ट भी है कि उसका दूसरा पार्ट यह है कि मुसलमानों की तरफ अगर आंख उठा के देखोगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हिंदुओं का कत्ल मुसलमान कर सकते हैं, ये उसको और बोलना चाहिए था। अन्यथा वो कश्मीर वाले मुद्दे पर तो खून खोल जाना चाहिए था। एक बिहारी नेता का, एक जो नौजवान नेता है, लेकिन उस पर उसकी मुंह बंद रहा, गूंगा रहा, बहरा रहा, जैसे अंधा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, उसको सुनाई नहीं दे रहा कि 6 बिहारी हिंदू जो वहां पर कत्ल कर दिए गए कश्मीर के अंदर, मुसलमानों द्वारा किए गए, सांप्रदायिक आधार पर किए गए, उनके लिए एक शब्द नहीं। लेकिन मुसलमानों के लिए खामखा धमकी देने चला आया कि अरे ईंट से ईंट बजा, किसकी ईंट से ईंट बजाओगे तुम? बिल्कुल सर, मैं छोटा एक फैक्ट आपके सामने रख देता हूं सर, वो आप सुनेंगे तो मतलब आपको हो सकता है कि कैसा वो भूल रहा हो। जो कश्मीर के उस टनल, निर्माणाधीन टनल के में काम कर रहे हैं मजदूरों को जो गोली मारी गई है कश्मीर में सर, उसमें जो बिहारी मरे हैं, उन बिहारियों में 3 मुसलमान हैं सर, और जो 2 घायल हुए हैं वो यादव हैं नाम से। उसके बाद भी सो कॉल्ड अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की चुप्पी है। ये दोगलापन है सर। क्योंकि मुसलमानों ने मारा है। तो ये एक तरह से मैंने कहा ना, भाजपा का ये काम जरा केवल वोट मांगना या मोदी के नाम की जिंदाबाद करना नहीं है। भाजपा का एक काम था कि इस बात पे जरा घर घर तक मैसेज जाना चाहिए कि क्योंकि मुसलमानों ने यादवों को भी मारा है, हिंदुओं को मारा है बिहार के, उनको तो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा, ना तेजस्वी यादव बोल रहा, ना अखिलेश यादव बोल रहा। ये घर घर जाए और जो यादव है उनके घर जरा ज्यादा जाए, क्योंकि वो ज्यादा इनके समर्थक माने जाते हैं। तो जरा उनकी भी अकल में कुछ काम आएगी कि जरा गौर करिए कि जब तुमको अगर मुसलमान मारेगा तो ये नहीं बोलेंगे वैसे मंगेश यादव डकैत के लिए बोलेंगे क्योंकि वो पुलिस ने मारा है। लेकिन अगर कोई मुसलमान आतंकवादी मार देगा तो ये यादवों के लिए नहीं बोलेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा शर्मनाक है और आने वाले समय के लिए बड़ा खतरनाक संकेत है कि कैसे लोगों के हाथ में राजनीति और कैसे लोग विपक्ष में बैठे हैं। बिल्कुल सर, और यही निकल के आती है वो बात सर कि जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एक कहते हैं ना कि सर वो कुछ नित्य क्रिया करते समय किसी ने बटेर मार दिया, तो 4 जून को जो रिजल्ट आए थे तो उसमें जो इंडी गठबंधन ने और अखिलेश यादव ने जो यहाँ लोकसभा में कुछ कर लिया तो उसे उन्हें लग रहा है। बहरहाल ये तो सर बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि केवल मुसलमान वोटों को साधने की तैयारी है और कांग्रेस राहुल गांधी की सदारत में पूरी तरह मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो अपने साथियों को ये जो 2 सीट की कुर्बानी दी है राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल साबित कर देता है कि ये मुस्लिम लीग बन चुके हैं।
किसी कीमत पर एक भी अब्दुल का वोट ये बटने नहीं देना चाहते हैं। नहीं, नहीं, ऐसे में नहीं। सर अब आपको लेके चलूंगा मथुरा, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख की एक मुलाकात, बहुत सारी बातें की गई। और सर योगी जी तो जब से मुख्यमंत्री बने 2017 में, तब से हर 6 महीने में ये जो चंडू खाने हैं, ये गुब्बारा फुलाते हैं, बस बदल दिए गए, बस हटा दिए गए, बस ये कर दिए गए, बस वो कर दिए गए। संघ नहीं चाहता है, ये नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। लेकिन भागवत जी और योगी जी की जो तस्वीर आई है और जो बंद कमरे की मुलाकात हुई है, क्या इसने 2027 के विधानसभा चुनाव की तरफ एक लंबा कदम बढ़ा दिया है, जहां से कम भारत के 2029 का जो मामला है उसके आगे का फ्यूचर वो तय होना है कि भारत अब कहां जाएगा। सर अवनीश जी, राजनीति में इतने लंबे आकलन नहीं होते, इतने लंबे आकलन नहीं होते। और 2029 की आप बात करो, अभी 5 साल हैं, 5 साल में बड़ा पानी गंगा में बहता है। इसका कारण मेरी समझ में जो तात्कालिक आ रहा है वो अभी बताता हूं, लेकिन इसका श्रेय आप अपने चैनल को दीजिए, मुझको दीजिए। कि अगर आपको याद हो, जिस दिन ये परिणाम आ रहे थे, उस दिन मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े सब चैनलों पे बैठे हुए थे, जितने एनालाइजर थे, जो एनालिस्ट बैठे हुए थे, कि ये कारण है, वो कारण है, आरएसएस के बारे में, कि आरएसएस ने इस चुनाव से अपना किनारा किया, आरएसएस ने पूरी तरह से असहयोग किया। वो सब हम ही लोग बोले थे। उसके बाद फिर बाद में 1-2 दिन बाद लोग जागे और फिर सबने कहना शुरू किया, और उसको अब आरएसएस ने भी एक तरह से स्वीकार कर लिया है। लेकिन चलिए, उसके बाद 125 दिन के अंदर ये भी प्रधानमंत्री मोदी की मैं उपलब्धि कहूंगा, यहाँ देर आए दुरुस्त आए। तो आरएसएस ने भी अपने अंदर सुधार किया, पार्टी ने भी अपने अंदर सुधार किया। पार्टी से भी गलतियां हुई थी, ऐसा नहीं है कि पार्टी एक तरफ से बड़ी साफ पाक साफ थी, उससे भी बहुत गलतियां हुई थी। लेकिन अब जो मुलाकात है मथुरा वाली, ये बेहतर है और अब आने वाले भविष्य का अच्छा संकेत है। लेकिन ये जो आज की तारीख में जिस तरह से आरएसएस ने हरियाणा में बड़ी एक तरह से निर्णायक भूमिका निभाई है, और हारी हुई बाजी जबड़े से छीन के लाई है अगर कांग्रेस के मुंह से, तो उसमें तो मेरे कुछ लोग हरियाणा में मित्र भी हैं, वहां पे उनसे मेरी बात हुई, तो आरएसएस ने रात और दिन एक कर दिया था, और वो भी आखिर के 3-4 दिन केवल, उससे पहले नहीं। पता नहीं कहां से क्या संदेश आया जो हुआ। तो आरएसएस का लोहा अब उस सब मान रहे हैं जो बड़े आरएसएस के आलोचक थे। तो आरएसएस ने अपना असली रूप दिखाया, अपनी असली ताकत दिखाई। आरएसएस के बराबर वो कहते हैं कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, और वो राजनीति एक उनका एक अंग छोड़ दीजिए तो बाकी वो राजनीति वो करते भी नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रियता और जो है वो उनकी अद्भुत है। और मेरे ख्याल से आरएसएस के बराबर राजनैतिक शक्ति किसी संगठन के पास नहीं है जो गैर राजनीतिक है। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप राजनीतिक दलों की बात करिए तो अभूतपूर्व ताकत है, और उस अभूतपूर्व ताकत का प्रदर्शन अभी उन्होंने हरियाणा में किया है। और जो अभी खबरें आ रही कि महाराष्ट्र में वो कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी एक तरह से वो बाजी पलटने के कगार पे उन्होंने अभी से पहुंचा दिया। आने वाले 23 तारीख को हम लोग को रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन यूपी के अंदर का जो मामला है, तो वो आपने सही कहा कि मुझको वही याद आ रहा था कि वो जब मोहन भागवत वहां गोरखपुर पहुंचे थे तो बड़ी खबरें उड़ी कि मोदी योगी से मुलाकात उन्होंने नहीं की। आपने कहा कि पता नहीं समय दिया था कि नहीं दिया था। मेरा मानना कुछ और है अवनीश जी। मेरा मानना है कि किसी को मालूम ही नहीं कि मुलाकात हुई भी थी या नहीं हुई थी, ये भी किसी को नहीं मालूम कि उन 26 घंटों के अंदर हो सकता है योगी से मुलाकात हुई हो। वो गुप्त मुलाकात थी, कैसी थी, क्योंकि मेरे पास कुछ और ऐसे लोग थे कि उनका कहना था कि नहीं मुलाकात हुई है, जिसका प्रचार नहीं हुआ या किसी जो बहुत जिसको कोई कतई बिल्कुल गुप्त रखा गया, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, ये जो विपक्षी है, विरोधी खेमा है, इसने पूरा एक तरह से डंका बजाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो मुलाकात हुई है वो बाकायदे ढोल नगाड़ा बजा के दुनिया को बता के 2 घंटे की मुलाकात हुई है। और वो उस मुलाकात का एजेंडा क्या था, वो बातचीत क्या थी, ये तो किसी को नहीं मालूम। ये किसी को नहीं मालूम, या तो भागवत जी जानते होंगे या योगी जानते होंगे। अब उससे अनाया अपने आकलन अपने अपने लोग उड़ाना शुरू करें, वो एक अलग मामला है। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं खुलकर के, एक तो संघ का जो उसमें सबसे बड़ा जो मुझको लगा जो बड़ा निर्णायक होगा कि 97,000 गांवों में शाखाओं को लगाना शुरू करेंगे वो। तो 97,000 गांवों तक अगर विस्तार होता है, और अगर वो मुख्यमंत्री साथ में है, सरकार यहाँ पर ठीक ठाक है अपनी, तो 97,000 गांवों में अगर शाखाएं जाएंगी तो मैंने कहा ना, संघ की शक्ति
और राजनीतिक सक्रियता उसका कोई जोड़ नहीं है, वो अद्भुत है और अपराजेय मैं मानता हूं उसको, खासकर जब उसको साथ मिल जाए ठीक जगह का। तो योगी के साथ वो जो साथ मिला है, तो अभी पहला उसका जो है परीक्षण हो जाएगा, इन उपचुनावों में हो जाएगा। इन उपचुनावों में वो परीक्षण पता चल जाएगा कि योगी और भागवत की मुलाकात का परिणाम क्या रहा। दर्शकों को बता दूं कि ये जो अभी 10 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, ये 4 और 6 का रिजल्ट है। ये जब 2022 का चुनाव हुआ था, जब 273 सीटें लेकर भाजपा जीती थी, तब योगी बाबा इसमें से 4 सीटें जीते थे। तो आप इसको 2009 से मत जोड़िए, तो 6 सीटें अखिलेश यादव की थी। तो आज की तारीख में ये जो चुनाव है, इसमें प्रतिष्ठा दांव पे है अखिलेश यादव की। वो उन्हीं की सीटें हैं, उनको अपनी 6 की 6 बचानी है। अगर 6 की 4 हो जाती है, 4 भी अगर अखिलेश यादव जीत जाते हैं, तो भी एक बड़ा झटका होगा अखिलेश यादव के लिए, और योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ा बूस्टर होगा कि हाँ, हमने 4 थी, हमने उसको बढ़ाकर 6 कर लिया, क्योंकि ये रिजल्ट 2022 का है, ये जून 2024 का रिजल्ट नहीं है ये। तो 4 सीटें योगी आदित्यनाथ की, और 4 जो सीटें हैं वो मैं निश्चित मान रहा हूं कि वो 4 तो भाजपा बड़ा इजी गोइंग जीतेगी। अब लड़ाई यह है कि उन 6 में कितना योगी बाबा उसको लेते हैं, और अगर कहीं उन 6 में से 3-4 जीत ली, तो एक तरह से समझिए समाजवादी पार्टी का जितना हवा गुब्बारे में हवा भरी थी, वो सब निकल जाएगी। और उसमें मुझे 2-3 सीटें ऐसी लग रही हैं, अभी मैं नाम भूल रहा हूं, मैंने उसका आकलन किया है कि वो 2-3 सीटें मुझको लग रहा है कि भाजपा वहां पर बाजी पलटने जा रही है। तो वो जो 4 सीटें थी 2022 की, वो बढ़कर 7 नजर आएंगी आपको। ये अगर ये परिणाम आ गया, तो जो आप कह रहे हो 2027 की बात, तो 2027 का जो गुब्बारा तैयार कर रहे थे, वो गुब्बारा बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा चुनाव यूपी में अब नहीं होना है 2027 तक, जिसमें इस तरह का परीक्षण हो। तो और वो आप ही ने मेरे पास भेजा है व्हाट्सएप पर, मैंने देखा कि इतनी दहशत, जो बात मैं कह रहा हूं वो जरा समझिए कि वो पब्लिकली कहने की बातें कुछ और है, लेकिन जरा दहशत आप समझ लीजिए समाजवादी पार्टी के अंदर कितनी है, कि अपने जीजा को उन्होंने नकार दिया, कि हम इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। तो मैं दहशत क्यों कह रहा हूं, उसको भी जरा स्पष्ट किए देता हूं। यहां पर वो तो जीजा है, उसको कोई जानता नहीं था, जब टिकट दिया है भाजपा ने, वो लड़ रहा है चुनाव, तो उसको बता रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। अपर्णा यादव के बारे में क्या कहेंगे अखिलेश यादव? कहेंगे कि मेरी भाभी नहीं है। ये अनुजेश प्रताप यादव के लिए तो कहने लगे, अपर्णा यादव है तो उसको क्या कहेंगे ये? तो ये अपर्णा यादव से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब अनुजेश का नाम जब आया है, तो वहां पर फर्क पड़ रहा है। ये हार जीत क्या होगी, ये तो बात की बात है, लेकिन कितना फर्क पड़ रहा है, कैसी दहशत हावी हो रही है, ये जो आज स्पष्टीकरण आया है समाजवादी पार्टी का, ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो खेमा है, उसके अंदर क्या स्थिति है। बिल्कुल सर, और मैं दर्शकों के सामने ये फैक्ट रख दूं, सर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं दर्शकों, करहल मैनपुरी की एक विधानसभा है करहल, वहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, और वहां पे समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव खड़े हुए हैं। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। सगे सगे बहनोई हैं अखिलेश यादव के, आप कजन कह सकते हैं, यानी धर्मेंद्र यादव के सगे जीजा हैं। और जैसे ही टिकट मिला, धर्मेंद्र यादव ने बाकायदे अपने एक पैड पर ये लेटर लिख दे दिया है कि वो हमारे जीजा नहीं है। सर, ये दहशत के साथ मुसलमानों के वोट पाने के लिए अपना नैतिक खतना करार लेने जैसी स्थिति है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि हिंदू पार्टी और मुस्लिम पार्टी, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी ये तैयार हो चुके हैं कि नहीं, हम खतना करा लेंगे, यादव को यादव नहीं मानेंगे, रिश्तेदारी छोड़ देंगे, मुसलमान का वोट हमसे नहीं जाना चाहिए। सर, एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं कि दर्शक कह रहे हो कि योगी सारे पेपर, सारा मीडिया कह रहा कि 5 सीटें भाजपा के पास थी, मैं 4 बता रहा हूं, तो जरा दर्शक ध्यान दे ले कि वो जो 5वीं सीट रालोद के हिस्से में थी, रालोद का विधायक वहां से जीता था, तो 2022 में वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा था, समाजवादी पार्टी के कोटे से जीता था। तो वो तो पार्टी आ गई थी तो आ गया था, वो सीट जो है वो कायदे से समाजवादी पार्टी के खेमे की ही थी, इंडी गैंग की थी।
तो 2022 में 4 ही सीटें थी योगी आदित्यनाथ के पास, जो 4 तो निश्चित सुरक्षित हैं। आगे कितना वो झपटते हैं इस पर बात है। और मैं जरा जो हम लोग फिर मथुरा आते हैं वापस, कि ये इसके पीछे एक कारण और है अवनीश जी, कि एक तरह से जिस तरह से आरएसएस ने अपने ताकत का प्रदर्शन शुरू किया है और वो सराहनीय है, उससे पार्टी को लाभ मिल रहा है, लेकिन याद करिए कि अभी अगला जो दशहरा है, विजयादशमी है जो 2025 की, वो आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, शताब्दी समारोह होगा वो पूरे देश में, और बहुत भव्य तरीके से मनाने की उनकी पूरी तैयारी है, सरकार के स्तर पर भी तैयारी है। तो अगर कहीं महाराष्ट्र के अंदर वो सरकार इंडी गैंग की बन गई, तो राहुल गांधी क्या सोचता है आरएसएस के बारे में, या अन्य जो दल हैं वो क्या सोचते हैं आरएसएस के बारे में, तो आरएसएस बहुत अच्छे से जानता है कि फिर वो नागपुर कार्यालय में अगर वहां पे एनडीए की सरकार, इस इंडी सरकार बनी, तो क्या कैसे मनेगा वो समारोह और क्या हालत होगी वो सब जानते हैं। तो ये आज की तारीख में जो आरएसएस की सक्रियता है, इसमें उनको अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसी कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे, राक्षसों की तरह उसमें विघ्न डालेंगे कि वो शताब्दी समारोह उसमें टूट फूट हो, कोई खलबंडल मचे, कोई ठीक से हो ना पाए। तो आरएसएस को आरएसएस का एक बड़ा कारण ये भी है, जो आरएसएस की सक्रियता हम पूरे देश में देख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अभी 2029 बड़ी लंबी यात्रा है, उतना लंबा कोई प्लान बात नहीं, लेकिन फिलहाल ये विजयादशमी की तैयारी है, और विजयादशमी बड़े धूम से बनेगी। मुझको लगता है कि जो आरएसएस की सक्रियता है, यही सक्रियता आगे बढ़े तो अच्छा होगा, आनंद होगा। बिल्कुल सर, और आपने निश्चित तौर पे कहा कि राजनीति इतनी लंबी तो सोची ही नहीं जाती है। जब राजनीति कहते हैं कि असली राजनीति वहां होती है जब दो लाइनों के बीच में जो जगह छूटी रहती है उसके अंदर लिखी जाती है पूरी राजनीति। हाँ, तो ये सालों की राजनीति तो कभी समझी ही नहीं जा सकती। लेकिन सर यह तो निश्चित हो गया है कि इस देश में राहुल गांधी ने खुद को मुसलमानों की पार्टी, अपने पूरे इकोसिस्टम को मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाला ये चुन लिया है। अब शेष भारत को, इस देश के बहुसंख्यक को यह चुनना है कि उसकी कौन सी पार्टी है। और इसके लिए अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर, आरएसएस सर खुद को दिखाती नहीं है, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, बड़ा जूनियर हूं मैं। और एक चीज आपने कही ना कि वो जो 26 घंटे योगी जी गोरखपुर में थे, भागवत जी भी गोरखपुर में थे, मुलाकात हुई कि नहीं हुई, और आप तक एक दूसरी जानकारी है सर, माधव धाम जो गोरखपुर में आरएसएस का केंद्र है, जहां भागवत जी जाके रुकते हैं, और गोरक्ष पीठ का वो पीठ गोरखनाथ मंदिर, उन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी है सर। और एक ये नैतिक संयोग है सर, या कहिए प्राकृतिक संयोग है कि इन दोनों के समानांतर का मूल निवासी मैं भी हूं, बमुश्किल 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर से भी कम, 700-800 मीटर मैं भी हूं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है सर। लेकिन आरएसएस का एक स्टाइल है, वो जब चाहती है तब दिखाती है, दिखाती कम है, करती ज्यादा है, रिजल्ट सामने आता है। और जो देश में सबसे बड़ा रिजल्ट मैंने होता हुआ देखा है अपने बिल्कुल कुशोरपन से, वो असम है सर। वो असम जहां लेट 70s से आरएसएस ने काम, अर्ली 70s से आरएसएस ने काम करना शुरू किया, और ये नतीजा है कि आज असम राष्ट्रवाद के रंग में रंग चुका है। न सिर्फ असम, पूरा नॉर्थ ईस्ट इस समय भगवा में है और लगातार होता जा रहा है सर। इन तमाम अंतर संबंधों और उनके साथ वैचारिकी के साथ करंट पॉलिटिक्स, इस पर आपने जो ये सारा कुछ एक रंगोली बनाया है, मुझे लग रहा है कि अब मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपसे आगे कुछ पूछूं, आपको धन्यवाद देने के सिवाय। और इस पूरी चर्चा को मैं दर्शकों के सामने रखूंगा कि वो इसे गुने बुने, और मैं खुद इसके अपलोडिंग के बाद इसको सुनना पसंद करूंगा, और तब मुझे लगेगा कि मैंने आपसे पाया क्या। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। और दर्शकों इसी के साथ मुझे और आदरणीय सतीश सर को, दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।